कर्नाटक सीएम के नाम पर सस्पेंस बढ़ा। सिद्धरमैया का नाम लगभग फाइनल। डीके शिवकुमार के समर्थकों ने किया हंगामा। जाति जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। अंतरिम रोक के खिलाफ बिहार सरकार की है याचिका। पटना हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक। 10 दिन के अमेरिका दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। 4 जून को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भाषण देंगे। राहुल के दौरे पर बीजेपी की नजर। मणिपुर में काबू में हालात। इंटरनेट पर बैन 5 दिन के लिए बढ़ा। बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध के साथ कई जिलों में कर्फ्यू जारी। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की टीम आज पहुंचेगी वाराणसी। काशी विश्वनाथ की व्यवस्था का करेगी अध्ययन। योगी मॉडल के मुरीद हुए कई प्रदेश। राजधानी दिल्ली में बिगड़ा मौसम का मिजाज। राजस्थान से चली धूल भरी हवाओं ने बिगाड़ा मौसम। दिल्ली में 1000 मीटर तक रह गई विजिबिलिटी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ होमादित्य द्विवेदी और इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भिंड में एनआईए की टीम की छापेमारी का मामला आपको बता दें। जांच के बाद एनआईए की टीम वापस लौटी है पूछताछ के बाद। पूछताछ के बाद जितेंद्र सिंह को छोड़ा गया है। जितेंद्र का मोबाइल फोन ले गई टीम। जितेंद्र का मोबाइल फोन अपने साथ एनआईए की टीम ले गई है। मोबाइल फोन में पैसे के लेन देन का पूरा ब्यौरा है। टीम ने पूछताछ के लिए बुलाने के लिए बोला है। जितेंद्र के बैंक खातों में विदेशी मुद्रा का बड़ा लेन देन। विदेशी मुद्रा का बड़ा लेन देन बैंक खातों में एनआईए लेन देन होने की कर रही है जांच पड़ताल। भिंड में एनआईए की टीम की छापेमारी का मामला। जांच के बाद एनआईए की टीम वापस लौटी है। एनआईए लेन देन होने की कर रही है जांच पड़ताल। इंदौरी थाना अंतर्गत शेरपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। भिंड में एनआईए की टीम की छापेमारी की कार्रवाई। जांच के बाद एनआईए की टीम वापस लौट गई। पूछताछ के बाद जितेंद्र सिंह को छोड़ दिया गया है। हालांकि उनका जो मोबाइल है वो टीम ने जरूर ले लिया है। उसमें बैंक के खाते से लेन देन का जो मामला है उसकी जांच के लिए मोबाइल अपने साथ टीम ले गई है। टीम ने पूछताछ के लिए बुलाने के लिए भी बोला है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया था, जिसमें एक 7 साल के बच्चे को उसके पिता ने ही गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया था। पूरे मामले में पुलिस ने सक्रियता से लगकर आरोपी को देर रात मोरटक्का स्थित एक ढाबे से गिरफ्तार कर लिया। वहीं तत्परता से कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम को एडिशनल डीसीपी ने इनाम देने की घोषणा की है। एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निर्मम हत्याकांड हुआ था। बालक प्रतीक और उसको उसके पिता के द्वारा ही हत्या कारित की गई। 15 तारीख को सुबह सूचना प्राप्त हुई। बालक के दादा दादी की तरफ से इस तरीके का घटनाक्रम हुआ है। पूरे प्रयास करके वो उसको सर्वप्रथम हॉस्पिटल ले गए थे। हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड रहे, मृत घोषित किया गया। उसको वो थाने लेकर आए। पूरा घटनाक्रम उनके द्वारा बताया गया। तत्काल ही वरिष्ठ अधिकारी, थाना प्रभारी, एसीपी मैं मौके पे पहुंचे। मौके पर पूरी वस्तु स्थिति का अवलोकन किया गया। रतलाम में चरित्र शंका में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की बड़ी बेरहमी और वहशीपन से हत्या कर दी है। उसने धारदार हथियार से अपनी पत्नी के निजी अंगों तक को काट डाला। पत्नी की हत्या के बाद पति ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने
दोनों के शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए। आलोट तहसील के गांव तलोद का खेड़ा के निवासी बालू सिंह पिता राजपूत के घर का दरवाजा सुबह देर तक नहीं खुलने पर लोगों को कुछ शक हुआ। गांव के सरपंच सुरेश पोरवाल ने इसकी सूचना आलोट पुलिस को दी। मौके पर आलोट पुलिस ने घर का दरवाजा खुलवाया। घर के अंदर एक कमरे में एक महिला की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी और एक व्यक्ति रस्सी से फांसी लगाए हुआ था। आलोट पुलिस ने एफएसएल अधिकारी को सूचना दी। पुलिस को कमरे के अंदर से एक मोबाइल फोन, एक डायरी, खून से सनी एक कुल्हाड़ी और फरसा दराता मिले हैं। देखिए, आज सवेरे वहाँ पे तालोद के सरपंच साहब ने फ़ोन किया कि बालू सिंह के घर में जो अंदर से कुंडी से उसका दरवाज़ा बंद है और बालू सिंह को दरवाजे के दराज से देखा तो अंदर वो फांसी पे लटका हुआ था और नीचे फर्श पे उसकी पत्नी की लाश पड़ी हुई थी। इस सूचना पे हम लोग मैं पुलिस बल के वहाँ पे पहुँचा और जा कर के देखा तो दरवाज़ा अंदर से वास्तव में बंद था और बाहर वो मृतक के चप्पल पड़े हुए थे। टाइम उपयोग किए हुए जो हथियार थे, कुल्हाड़ी, फरसे, डंडे आदि सब वो रक्त रंजित पड़े हुए थे और उनको पीएम कराने के लिए हॉस्पिटल भेजा और दोनों शव का पीएम कराया है। 65 किलो वर्ग की राष्ट्रीय स्तर चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन भिलाई सेक्टर में किया गया। अंडर 20 महिला कुश्ती प्रतियोगिता में राज्य भर के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कोंडागांव की रीना ने अपने तीनों राउंड में जीत हासिल कर गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इस जीत के साथ हीरीना को पुणे महाराष्ट्र में होने वाली प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। रीना राजपूत है। मैं कोंडागांव से हूँ। मेरे पिता का नाम श्री जमुना सिंह है और मैं अभी राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में भिलाई गई थी। वहाँ मेरा प्रथम स्थान रहा है और अभी नेक्स्ट नेशनल लेवल है महाराष्ट्र में 30 से 2 तारीख को होने वाला है। अपने क्षेत्र के लड़कियों को कैसे मोटिवेट करोगे आप कुश्ती खेलने के लिए? मैं तो यही चाहती हूँ कि जैसे कि मैं खेल रही हूँ यहाँ कोंडागांव में, मैं स्टार्ट की थी कुश्ती खेलना तो कोई लड़कियों नहीं थी। अभी मुझको देख के और मैं अभी सभी बच्चों को यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने आप को किसी को कमज़ोर नहीं समझना, बस सब लड़कियाँ बराबर होके हर गेम में आगे बढ़ें। और कुश्ती एक ऐसा चीज़ है कि अपने आप को कहीं भी कुछ भी जैसे प्रॉब्लम होता है तो अपने आप को कवर कर सकते हैं कुश्ती से, चाहे जूडो हो, कराटे हो। नकली सोने चांदी के जेवरात के एवज में असली जेवरात खरीदने वाले गिरोह के 5 लोगों को बालोद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 3 पुरुष 2 महिला शामिल हैं। सभी आरोपी बनारस उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और एक ही परिवार के हैं। आरोपियों के पास से 2 जोड़ी नकली चांदी के जेवरात, 35 पायल व असली चांदी के जेवरात को जब्त कर लिया गया। पुलिस ने उनके पास से 2 जोड़ी नकली चांदी का पाजेब वजनी, आपको बता दें नकली पायल, 2 नग असली चांदी की नई थाली, 1 जोड़ी बच्चे का असली चांदी का चूड़ा, 1 जोड़ी असली चांदी का पायल जब्त किया है। पुलिस ने सभी 5 आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए न्यायालय भेज दिया। मई को बालोद थाने के हल्दर चौक के पास में एक ज्वेलरी दुकान पर 5 लोग गए थे। 3 पुरुष थे और 2 महिलाएं थी, साथ में एक बच्चे को भी रखे हुए थे। ये लोगों ने नकली सोना चांदी के नाम से, यानी सोना चांदी देखकर असली सोना चांदी के कुछ बर्तन वगैरह खरीदे हैं और इसके आधार पर 420 आईपीसी का अपराध, जो ठगी का अपराध होता है, वो कायम किया गया है और टोटल 45,125 रुपये की रिकवरी हुई है। इसमें
तीनों पुरुषों और 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रदेश के खाद्य मंत्री सरगुजा दौरे पर पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र राज्य मंत्री को योजनाओं की जानकारी नहीं है, वो तो हवाई बात करती हैं। सरगुजा के सांसद हैं, एक बार नहीं बार बार एयरपोर्ट का विजिट करें। ये तो राज्य सरकार की आंचलिक एयरपोर्ट है और इसको राज्य सरकार ने अपने संसाधन से बनवाया है। साथ ही कहा कि रायपुर को छोड़कर दूसरे नंबर में अंबिकापुर का एयरपोर्ट है। हमने तो यह भी देखा कि सरगुजा सांसद रहते हुए एक भी ऐसा कोई काम सांसद के रहते किया होगा। इधर केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव ने कहा था कि ये उड़ान स्कीम की योजना के तहत नहीं है, ताकि ग्रामीण इलाकों के लोगों को हवाई सेवा के माध्यम से आवागमन की सुविधा मिल सके। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य सरकार की योजना बताकर श्रेय लेने का प्रयास किया जाता है। बात हो रही थी टीएस बाबा से, टीएस बाबा भी इसके संबंध में चर्चा कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि ये उड़ान स्कीम के तहत नहीं है। मैंने कहा कि भाई साहब ये उड़ान स्कीम के तहत है। ग्रामीण क्षेत्र के ये जो एयरपोर्ट है इनको हमें शहरों के एयरपोर्ट से जोड़ना है, यानी जो क्षेत्रीय एयरपोर्ट है उसको हम बड़े एयरपोर्ट से जोड़ने जा रहे हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी आवागमन की सुविधा हो। सरगुजा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर भारत सरकार के बहुत सारे उपक्रम हैं। यहाँ मैनपाट है, रामगढ़ है, ऐसे दर्शनीय स्थल हैं, कई धार्मिक स्थल हैं, तो लोगों का आना जाना बढ़ेगा और इससे रोजगार भी बढ़ेगा। हमारे सरगुजा के लोगों को इसका बहुत विशेष लाभ होगा। मुझे रेणुका सिंह जी को योजनाओं का जानकारी ही नहीं है, हवाई बात करती हैं। सरगुजा की सांसद है, उनको स्वागत है, वो एक बार नहीं 10 बार उनका विजिट करें, लेकिन तथ्यात्मक बात करें तो राज्य सरकार की आंचलिक एयरपोर्ट है और राज्य सरकार के अंदर में आता है। राज्य सरकार अपने संसाधन से इसको बनवाया है, अब बन करके तैयार है। अब रेणुका सिंह जी का हम वो देखते हैं कि जल्दी 1 सप्ताह में उड़ान सेवा के लिए वहाँ से लाइसेंस जारी कराएं और भेजें। यहाँ से हम तो निर्माण करा करके उसका विजिट करा कर सब ओके करके भेजे हैं। अब खाली बात करने से नहीं होता, काम भी बोलता है। अब काम करके दिखाएं जल्दी, 1 सप्ताह 10 दिन में उड़ान का जो लाइसेंस के लिए गया है उसको जारी करवाएं और उड़ान सेवा शुरू कराएं। सरगुजा जिले के लुंड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत 11 वर्षीय नाबालिग के साथ 2 युवकों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। दरअसल लुंड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत 11 वर्षीय नाबालिग लड़की अपनी सहेली के साथ बीते दिन साप्ताहिक बाजार के लिए गई हुई थी। इसी दौरान बीच रास्ते में 2 स्कूटी सवार युवकों ने नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर घर छोड़ने की बात कर स्कूटी में बैठा लिया, जिसके बाद पास के जंगल में दोनों युवकों ने नाबालिग लड़की को ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। वहीं लुंड्रा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इधर पुलिस ने न्यायिक रिमांड में लेकर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। आरतिया के पिता के द्वारा एक शिकायत रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें उसने बताया था कि जो पीड़िता है वह पास में मेले में कहीं गई थी, वहां से वापस आ रही थी, तो इसका अकेले वापस आ रही थी, जिसका फ़ायदा उठाते हुए 2 युवकों ने उसको उठाकर उसके साथ गलत काम 376 किया है, जिसके आधार पर आईपीसी की धारा 376 और पास्को एक्ट साथ ही 363, 366 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और मामले में दोनों ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और माननीय न्यायालय के समक्ष आज प्रस्तुत किया गया। वो उसको बहलाकर उसको अपने साथ उठाकर लेके चले गए थे, जिसके आधार पर इसमें संबंधित धाराएं भी लगाई गई हैं। खबर बेमेतरा जिला के ग्राम ढोलिया से है, जहां चोरभट्टी से ग्राम लोलेसरा तक नेशनल हाईवे 30 बाईपास का निर्माण किया जा रहा है, जिसके निर्माण के लिए ग्राम ढोलिया के किसानों का जमीन अधिग्रहण किया गया है, लेकिन किसानों को अब तक मुआवजे की राशि नहीं मिल पाई है, जिससे किसान खासे परेशान हैं और मुआवजे की मांग को लेकर किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां कलेक्टर से मुलाकात कर जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने
की गुहार लगाई है। वहीं किसानों ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण किए 4 साल बीत गए हैं, लेकिन उन्हें अब तक मुआवजे की राशि नहीं मिली है। वहीं किसान लगातार 4 साल से मुआवजे की मांग को लेकर दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है, लेकिन जिम्मेदार विभाग के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। अब सड़क निर्माण अंतिम चरण में है, लेकिन किसानों के हाथ अभी भी खाली हैं और मुआवजे की मांग को लेकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। वो इस पूरे मामले में अपर कलेक्टर अनिल वाजपेयी ने बेमेतरा एसडीएम को निर्देशित किया है और जल्द से जल्द इस पर उचित कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए हैं। हुलिया से आया हूँ और यहाँ हम लोग का ना जमीन जब दबा हुआ सड़क में अभी तक पैसा नहीं मिला है। 4 साल हो गया हम लोग दौड़ रहे हैं और हम लोग बहुत परेशान है, सब लोग किसान लोग, क्योंकि 4 साल में अभी तक पैसा नहीं मिला। अब तो सड़क बनने को आ गया है, डामर उमर हो गया, भगवान जाने कब देगा पैसा। इसीलिए आए हैं पूछने कि कब मिलेगा, कब तक मिल जाएगा पैसा। में अधिग्रहित भूमियों के मुआवजा को लेकर आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इनको भी एसडीएम बेमेतरा को कार्रवाई करने के लिए भेजा गया है। स्वास्थ्य पंचायत सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन अंबिकापुर जनपद कार्यालय के सभा कक्ष में सरगुजा जिले के मितानिनों द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मितानिनों के कार्यक्रम में शामिल होकर उनकी समस्याओं को सुना। इधर मितानिनों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की ही तरह हमसे कार्य लिया जाता है, उसके कार्य अनुरूप मानदेय भी नहीं दिया जाता है। ऐसी अन्य समस्याओं को लेकर प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को अवगत कराया गया। इधर मंत्री ने कहा कि इनकी जो भी मांगे और समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को सरकार को बताया जाएगा। साथ ही कहा किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए मितानिनों के पास स्वयं का भवन नहीं होने पर खाद्य मंत्री ने मितानिनों के लिए एक भवन बनाने के लिए स्वीकृति दी है। आज स्वास्थ्य पंचायत सम्मेलन मितानिनों के द्वारा अंबिकापुर ब्लॉक के यहाँ पर किए गए थे, उसमें आमंत्रित किए, उसमें आए थे। मितानिन बहनों की समस्याओं को सुना, उन लोगों के साथ काफ़ी देर तक बैठा, उनके कामों के बारे में और उनका जो भी समस्या था उनके बारे में चर्चा हुई और उसके समाधान के लिए हम लोगों ने निर्देश भी विभाग को दिया। कोई भवन नहीं है अपने कुछ कार्यक्रम करने के लिए, उनकी भी मांग रखी गई। आज मितानिन भवन बनाने की मैंने घोषणा की है। दिल्ली के जहांगीरपुरी थाना अंतर्गत शाह आलम बांध पर करीब 80 साल पुराना मंदिर बना हुआ है। मंदिर सड़क के डिवाइडर पर बना हुआ है। पीडब्ल्यूडी द्वारा आज वहां पर डेमोलेशन किया जाना है और मंदिर के डेमोलेशन की तैयारी पीडब्ल्यू विभाग ने कर ली है। बता दें कि इस बाबत पीडब्ल्यूडी विभाग ने पहले नोटिस भी जारी किया है। उसके बाद आज डेमोलेशन की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर आसपास के स्थानीय लोग और हिंदू संगठन इकट्ठा हुए हैं। उनका आरोप है कि जगह जगह पर सड़कों के ऊपर भी मज़ारें बनी हुई हैं, लेकिन हमारे इन प्राचीन मंदिरों को पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा तोड़ा जा रहा है। उस पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही, बल्कि हिंदुओं की आस्था के साथ ही बार बार खिलवाड़ किया जाता है। इस सब का हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन आई है, ये था कि हमारे इस मंदिर को टारगेट किया गया था। पीडब्ल्यूडी के रोड बन रहा है, हम प्रशासन के साथ हैं। हम हमेशा जो भी निर्णय होता है वो उसके साथ हम हमेशा खड़े होते हैं, लेकिन हमारे देवी देवता, हमारे सनातन संस्कृति को कोई टारगेट करे और कहीं ना कहीं उसमें भी एक तरीके से दो रंग दिखे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने भाई बंधु जो विश्व हिंदू परिषद से आए हैं, बजरंग दल के, उनका आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने इस मुद्दे को और इस चीज को इतना अपने सनातन संस्कृति को हमेशा उठाने का काम, एक अलग स्थान दिया है और उसके लिए हमेशा खड़े मिलते हैं। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से मिल रही है। लखनऊ में एनआईए की टीम ने की है छापेमारी की कार्रवाई।
लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर समेत कई जिलों में एनआईए की रेड पड़ी है। देश भर के कई राज्यों में एनआईए की रेड जो है वो जारी है। 6 राज्यों की 100 से ज्यादा जगहों पर एनआईए की छापेमारी की कार्रवाई हुई है। यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब राज्य शामिल है। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में भी एनआईए की रेड पड़ी है। गोमती नगर सोसाइटी में सुबह 5 बजे टीम पहुंची। एनआईए की टीम विकास सिंह देवगढ़ की तलाश में छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। खालिस्तान समर्थक बताया जाता है विकास सिंह। पूर्व विधायक इंद्रमणि तिवारी का करीबी है ये विकास। मोहाली ब्लास्ट के मुख्य आरोपी को पनाह देने का आरोप है। खालिस्तान समर्थकों का करीबी है दीपक रंगा। आरोपी शुक्ला को संरक्षण देने का खब्बू पर आरोप है। खालिस्तान समर्थकों का करीबी है दीपक रंगा। आरोपी शुक्ला को संरक्षण देने का खब्बू पर आरोप। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, कासगंज से मिल रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी जली है। संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी जली है। परिजनों ने प्रेमी पर लगाया लड़की को जलाने का आरोप। आरोपी ने पेट्रोल डालकर लगाई थी प्रेमिका को आग। परिजनों ने किशोरी की दूसरी जगह शादी तय कर दी थी, जिससे नाराज होकर प्रेमी ने इस घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद से प्रेमी जो है वो घर से फरार बताया जा रहा है। परिजनों ने किशोरी को किया है अस्पताल में भर्ती। पटियाली कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। शादी में कब हो गए 10 दिन हो गए। तो क्या हुआ था? हाँ, तो वहाँ हमने लड़का देखा परिवार बात शादी के मामले में, तो हमें पता नहीं थी। वो लड़के से मैटर चल रहा था, अपने पड़ोस के ही है। वो कह रही थी मैं उसके साथ शादी करेंगे। हमने कि वहाँ शादी नहीं करेंगे, मोहल्ले पड़ोस की कह रहे थे उसके साथ शादी करोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, बंगी बने बैठे रहोगे। तो हमने मना कर दिया। वो लड़के ने रात में बुलाया 12 बजे। कब बुलाया था? आज की रात। फिर क्या हुआ? रात में बुला के 12 बजे 4 बजे उसमें मतलब तेल छिड़क के और आँच लगा दी टीवी से। आप लोगों को पता चला था? हम तो लेटे थे, हमारे पास भाग के आई और लेट गई आके। फिर क्या हुआ था? उसके बाद फिर हम यहाँ ले आए हॉस्पिटल में। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गोंडा से मिल रही है। 18 साल की युवती का झाड़ियों में शव मिला है। 18 साल की युवती का झाड़ियों में शव मिला है। युवती का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। लगभग 30 घंटे पुरानी बताई जा रही है डेड बॉडी। युवती के शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं। लड़की की हत्या करने से पहले उसके साथ जमकर पिटाई की गई है। सूचना पर पहुंची डॉग स्क्वाड व फोरेंसिक टीम। घर से कल सुबह से गायब चल रही थी युवती और अब उसका शव जो है वो मिला है। 30 घंटे पुराना ये शव बताया जा रहा है। उस लड़की की हत्या किए हुए 30 घंटे हो चुके हैं और उसके शरीर पर कई जख्म हैं। उसकी जमकर पिटाई की गई है उसकी हत्या करने से पहले। कौड़िया बाजार इलाके के अहिया चेत का ये मामला बताया जा रहा है।
कौड़िया बाजार इलाके के अहियाचेत का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। युवती का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। युवती के शरीर पर कई जगह चोट के निशान बताए जा रहे हैं। सूचना पर डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम पहुंची है। अब वक्त एक ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सिद्धार्थनगर से है। पेड़ से टकराई गाड़ी, अचानक लगी आग। बड़ी खबर, पेड़ से गाड़ी टकराई है और उसमें अचानक आग लग गई है। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। चालक ने सूझबूझ के साथ बचाई अपनी जान। चालक ने सूझबूझ के साथ अपनी जान बचाई है। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बाजार के ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल के पास की घटना बताई जा रही है। चालक ने सूझबूझ के साथ अपनी जान बचाई। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में जो कार है वो पेड़ से जा टकराई और एकाएक देखते देखते उस कार में आग लग गई। बाजार के ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल के पास की यह घटना बताई जा रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से आग लगी हुई है। आग की लपटों को आप देख सकते हैं। चालक ने सूझबूझ के साथ अपनी जान बचाई है। एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में कार पेड़ से जा टकराई। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के परिणाम के बाद अब बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। यही वजह है कि आज दिल्ली में प्रदेश पार्टी कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। बैठक में सभी प्रांत के नेता व पदाधिकारी शामिल हैं। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो रही है। साथ ही निकाय चुनाव के रिजल्ट पर भी चर्चा हो रही है। इस चर्चा के आधार पर आगामी चुनाव पर फैसला लिया जाएगा कि कौन सी रणनीति रहेगी, किस तरीके से 2024 के चुनाव में उतरना है। क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो 24 घंटे सातों दिन चुनावी मोड में रहती है। एक चुनाव खत्म होने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी में बीजेपी लग जाती है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संजय चौधरी के मुताबिक पार्टी की ये कार्यकारिणी बैठक अगले 3 दिनों तक चलेगी, जिसमें सभी प्रांत के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। आज इस बैठक में सभी वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद हैं। बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो रही है। पार्टी के सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करे, इस पर भी मंथन हो रहा है। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद आज बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक हो रही है। हालांकि ये बैठक दिल्ली में है। इसमें बताया जा रहा है कि 6 प्रांत जो उत्तर प्रदेश के हैं उसके जो अध्यक्ष हैं या जो प्रांतीय नेता हैं उनको लेकर समीक्षा की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की जो 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में उस पर अच्छा प्रदर्शन हो और जीत हासिल किया जाए, उस पर मंथन किया जा रहा है। हालांकि निकाय चुनाव में नगर निगम के जो 17 जो मेयर पद के प्रत्याशी से जीत हासिल की है, लेकिन अगर अलग अलग देखें नगर पालिका की, नगर पंचायत में उसमें ठीक प्रदर्शन नहीं रहा है। खासकर अगर रिजल्ट की बात करें तो जो भी पार्टी के सांसदीय क्षेत्र हैं जहां पर जीत हासिल किया गया वहां पर प्रदर्शन भी ठीक ठाक नहीं रहा। तो ऐसे में ये सारी मंथन का दौर है। अलग अलग प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी निकाय चुनाव को लेकर भी या अगर लोग विधानसभा चुनाव की लेकर बात करें तो वहाँ का रिजल्ट कैसा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की रणनीति पर कैसा फोकस किया जाएगा इस पर मंथन किया जा रहा है। हालांकि ये कार्यकारिणी बैठक 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें अलग अलग प्रांत के अध्यक्ष होंगे और उसमें अलग अलग पदाधिकारी भी शामिल होंगे।
लखनऊ सरी संगम के न्यूज। खबर गाजीपुर से है, जहां आज मुख्तार अंसारी पर हत्या के प्रयास के मामले में गाजीपुर की एमपी एमएलए ने बरी कर दिया है। फैसला सुनाते वक्त मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांदा मंडल कारागार से गाजीपुर की कोर्ट में मौजूद रहे। बता दें, मुख्तार अंसारी पर मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज 307 के मामले में 17 मई को कोर्ट ने फैसले सुनाते हुए दोष मुक्त कर दिया है। इस मामले में मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने कहा कि 2005 से मुख्तार अंसारी जेल में निरुद्ध है और ये मुकदमा 2007 में अमीर हसन नाम के व्यक्ति ने सोनू यादव के ऊपर लगाया था, जिसमें बाद में मुख्तार अंसारी को 120B के तहत आरोपी बनाया गया था। इस मामले में मुख्तार अंसारी को आज कोर्ट ने बरी करते हुए दोषमुक्त करार दिया है। जिस दौरान ये फैसला सुनाया जा रहा था, उस वक्त मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट रूम में मौजूद था और उसने फैसला सुनने के बाद खामोशी अख्तियार कर रखी थी। देखिए, आज जो मामला था उसमें आज फैसले की तारीख लगी थी। वो मामला जो है 2009 में एक 307 का मुकदमा थाना मोहम्मदाबाद में कायम हुआ था और मुख्तार अंसारी जो है वो 25 अक्टूबर 2005 से ही गाजीपुर ज़िला जेल में निरुद्ध थे और ये घटना 2009 में हुई कही जाती है, जिसमें कि जेल में रहते हुए 120B में उनको अभियुक्त बना दिया गया था, जबकि वो FIR में नामजद भी नहीं थे। बाद में जो है पुलिस द्वारा उनको 120B का आरोपित अभियुक्त बना दिया गया था, जिसमें कि माननीय न्यायाधीश महोदय MP MLA कोर्ट द्वारा आज 120B में मुख्तार अंसारी को दोषमुक्त कर दिया गया है। यूपी के बरेली में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आंवला थाना क्षेत्र के एक गांव में उस वक्त सनसनी मच गई जब एक किशोर का शव गांव के बाहर खून से सना हुआ मिला। किशोर के परिजनों को जैसे मामले की जानकारी हुई तो हड़कंप मच गया। किशोर के पिता ने मृतक किशोर के 2 दोस्तों के साथ फोन पर बात होने की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोनों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जब हत्याकांड के बारे में पूछताछ की तो दोनों ने सच उगल दिया, जिसमें एक युवक ने बताया कि मृतक किशोर उसकी प्रेमिका से मेलजोल बढ़ा रहा था। इस बात से नाराज होकर उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर हत्या कर दी। एसपी ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि आंवला थाना क्षेत्र में किशोर की हत्या हुई है। पुलिस ने इस संबंध में 2 किशोरों को गिरफ्तार किया है। हत्या के त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग की वजह सामने आई है। आरोपी किशोरों को कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है। थाना क्षेत्र हावड़ा के एक ग्राम में एक किशोर की हत्या की गई है। इसके संदर्भ में 2 उसी के परिचित किशोरों को गिरफ्तार किया गया है। जो हत्या का मोटिव है, एक जो त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग है, उसके संदर्भ में ये हत्या कारित की है। जो जुवेनाइल कन्फ्लिक्ट विद लॉ है, उनको माननीय न्यायालय के सामने अरेस्टिंग के वक्त पेश किया जा रहा है। सहारनपुर के थाना गागलहेड़ी के गांव माली निवासी अवेश पुत्र तौफिक कई दिन पहले लापता होने के बाद परिजनों द्वारा थाने पर गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर आवेश के छोटे भाई शोएब को हिरासत में लिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने 17 वर्षीय नाबालिग शोएब को हिरासत में लेकर काफी टॉर्चर किया है। इसी को लेकर परिजनों ने अपने बच्चे के लापता होने के बाद हत्या की आशंका जताई है। गुस्साए परिजनों का थाने पर हंगामा और महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल देखने को मिला। मौके पर नेताओं द्वारा गुस्साए लोगों को शांत करने की कोशिश की गई। वहीं थाने पर लगातार ग्रामीणों की भीड़ बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए कई थानों की पुलिस को थाने पर तैनात किया गया है। जब तक
गागलेड़ी थाने पर करीब 2 दिवस पूर्व एक व्यक्ति की गुमशुदगी का दर्ज हुई थी। इस पर पुलिस ने उसमें जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि जो गुमशुदा व्यक्ति है उसके पिता के मोबाइल पर किसी ने मैसेज किया युवक के बारे में। इस पर पुलिस ने उस नंबर को और संबंधित मोबाइल को ट्रैक करना शुरू किया तो इस पर वो मोबाइल उसके ही सगे भाई के इंटरनेट का प्रयोग किया जाना पाया गया। इस पर पुलिस ने सगे भाई को पूछताछ के लिए थाने बुलाया और वहाँ जानकारी में आया कि अपने सगे भाई ने ही सगे भाई की हत्या कर दी है। परिजनों के साथ भी पूछताछ हुई, सबके सामने, गांव के सामने पूछताछ की गई तो वहाँ पर सभी ने जो गुमशुदा व्यक्ति है उसकी हत्या करना उसके सगे भाई ने स्वीकार किया। नारकोटिक विभाग बाराबंकी में सुपरिटेंडेंट पद पर कार्यरत धर्मेंद्र सोती ने ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुए विश्व ट्रांसप्लांट गेम्स की बैडमिंटन स्पर्धा में बेहतर प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर बड़ा मुकाम हासिल किया है। उन्होंने 50 से 59 वर्ष आयु वर्ग के एकल फाइनल में थाईलैंड के नाथोपोलो को 10-15, 15-10, 15-30 से शिकस्त देकर ये मुकाम हासिल किया है। धर्मेंद्र एक ही किडनी पर जीवन जी रहे हैं। पहले उन्हें किडनी उनके छोटे भाई अवधेश ने दान की। जब वो भी किडनी खराब हो गई तो फिर से किडनी उनके साले ने उन्हें दान की। इतना कुछ होने के बाद भी धर्मेंद्र हौसला नहीं हारे और आज इस मुकाम को हासिल किया। धर्मेंद्र के मुताबिक कभी विश्व चैंपियन बनने के सपने के बीच उनकी दोनों किडनी खराब हो गई थी, पर ट्रांसप्लांट गेम्स में अब विश्व चैंपियन बनने का सपना पूरा हो गया। वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स होते हैं और ये जो है 1978 से विश्व के विभिन्न देशों द्वारा आयोजित किए जाते हैं और इसकी अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है वो वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स फेडरेशन है और ये हर 2 साल बाद जो समर गेम्स होते हैं वो हर 2 साल बाद आयोजित किए जाते हैं, जिनमें बैडमिंटन भी शामिल है क्योंकि मैं बैडमिंटन खेलता हूँ और मैंने 2013 से मैं इन गेमों में भाग ले रहा हूँ और 2013 में मैंने जो है भारत के लिए मैं साउथ अफ्रीका गया था। तो बैडमिंटन सिंगल्स में मैंने जो है भारत के लिए जो है वो सिल्वर मेडल जीता था। इसके बाद 2017 में जो है क्या कहते हैं मैं स्पेन गया था और वहाँ मैंने जो है बैडमिंटन सिंगल में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल लिया था 2019 में, जिस कारण मैं यूके नहीं जा पाया भारत के लिए। और अभी मैं हाल ही में जो है 2023 में मैं अभी ऑस्ट्रेलिया जो पर्थ है वहाँ पर जो है वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स हुए हैं जिनमें मैं भारत के लिए बैडमिंटन में मैं गोल्ड। खबर अलीगढ़ से है। अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाके में करीब 13 वर्षीय नाबालिग हिंदू बेटी को गोद लेने के बाद दुष्कर्म के दोषी कथित मुस्लिम पिता को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। ये फैसला एडीजे विशेष पॉक्सो सुरेंद्र मोहन राय की अदालत में सुनाया गया है। बताते चलें कि बिन माँ बाप की बेटी इस घटना के बाद से नारी निकेतन में रह रही है। अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी महेश सिंह ने बताया कि घटना 25 अक्टूबर 2020 की है। इलाके में ही रहने वाले एक सामाजिक व्यक्ति ने क्वारसी में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि आरोपी 50 वर्षीय पप्पू और मोहम्मद हसन निवासी बिस्मिल्लाह कॉलोनी मंजूरगढ़ी में अनाथ बच्ची को गोद लिया था। घटना वाले दिन आरोपी की पुत्रवधू ने उसे बच्ची संग गंदी हरकत करते देख लिया और शोर मचा दिया। मामले में आरोपी पप्पू को दोषी करार देकर 20 वर्ष कैद व 50,000 जुर्माना लगाया, जिसमें 40,000 पीड़ित को दिए जाने के आदेश दिए गए। अमेठी में आरटीआई के तहत 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की मंशा से उत्तर प्रदेश सरकार के निपुण भारत योजना के तहत सर्वे का काम किया जा रहा है। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों द्वारा लोगों के घर घर पहुंचकर सर्वे किया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि आगामी 31 मई तक इस सर्वे के काम को हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा।
ये भी काम पड़ेगा ना। क्यों? ये भी काम पड़ेगा ना। राजस्थान के अलवर में भयानक सड़क हादसे में दारुल उलूम देवबंद के पूर्व शेख उल हदीस हजरत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी की पुत्रवधू और पौत्र की मौत हो गई, जबकि 3 बच्चों सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जयपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने देवबंद में परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद यहां कोहराम मच गया और कई लोग राजस्थान के लिए रवाना हो गए। हादसे के बाद मोहल्ला अंदरून कोटला स्थित मुफ्ती सईद पालनपुर के घर पर नगर के लोगों का तांता लगा हुआ है और इस दर्दनाक हादसे पर गहरा शोक प्रकट कर रहे हैं। बाराबंकी जनपद में एक नवविवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर कमरे में रस्सी के सहारे लटकता मिला। नवविवाहिता की मौत की सूचना मिलते ही मायके पक्ष के लोगों में कोहराम मच गया। मायके पक्ष के लोग आनन फानन में विवाहिता के ससुराल पहुंचे। वहीं घटना की जानकारी होते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार से मिल रही है। हरिद्वार पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने स्वागत किया है। स्थानीय विधायक मदन कौशिक भी इस दौरान मौजूद रहे। 528 आवासों का लोकार्पण करेंगे सीएम। कई योजनाओं का भी करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। तो हरिद्वार पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक उनका स्वागत करेंगे। मदन कौशिक भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। 528 आवासों का लोकार्पण करेंगे सीएम और कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। रुड़की के भगवानपुर रेंज के मानक मजरा ग्राम में आम के बाग में रखवाली कर रहे 3 मासूमों को आदमखोर गुलदार ने पूरी तरह जख्मी कर दिया। आदमखोर गुलदार के इंसानी हमले से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। दरअसल पूरा प्रकरण मानक मजरा गांव के डांडा क्षेत्र का है, जहां 3 लड़के अपने बाग की रखवाली कर रहे थे। तभी अचानक पास की ही नदी से गुलदार आया और तीनों लड़कों पर जानलेवा हमला कर दिया। हमला इतना भयानक था कि युवक बुरी तरह से जख्मी हो गए। जानकारी मिलने पर परिजन व ग्रामीण मौके पर पहुंचे। वन रेंजर विनय राठी ने भी गांव में पहुंचकर जानकारी ली और गुलदार की तलाश में टीम को जिम्मेदारी सौंपी गई। उसके बच्चे थे तो अपने खेत बाग पे रखवाली के लिए गए थे और इनको गुलदार ने फाड़ दिया है, बहुत बुरी तरह जख्मी है। मैं चाहता हूँ कि इनकी जल्द से जल्द वन विभाग सहायता करे और उनको पकड़ने की करके। अच्छा, ये आदमी इंसान जाते हो? सर ये खेलते रहे वहाँ से, लेकिन ये तो अपनी मजदूरी पे गए हुए थे वहाँ। नहीं मजदूर है? हाँ सर, वहाँ और भी बहुत जाते हैं, वहाँ और भी मजदूरी के लिए जाते हैं, बच्चे जाते हैं और उनको भी खतरा है। खबर हरिद्वार से है, जहां गोरा पड़ाव में हुए नंदी देवी हत्याकांड का खुलासा कर दिया गया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसएसपी पंकज भट्ट ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि नंदी देवी घर के पास ही एक दुकान का संचालन करती थी। आरोपी के साथ महिला का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था।
युवक ने इसका बदला लेने के लिए महिला की हत्या कर दी। बता दें, आरोपी तक पुलिस एक मोबाइल की वजह से पहुंच पाई। आरोपी ने मृतका के मोबाइल को एक व्यक्ति के पास गिरवी रखा था और पैसे देकर वापस देने की बात कही थी, लेकिन वो मोबाइल लेने नहीं पहुंचा। एसएसपी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज न होने के कारण मुखबिर तंत्र को एक्टिव कर लगभग 100 लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस हत्यारोपी तक पहुंची है। पुलिस के इस खुलासे पर एसएसपी ने 5,000 के इनाम की घोषणा की है। वहाँ से वो मिसिंग था, इस आधार पर पुलिस द्वारा उसकी खोजबीन की गई, उसको गिरफ्तार किया गया। उसके पुलिस ने उन सबसे गहनता से पूछताछ की। उसके आधार पर उसका मनोजपुरी का जहाँ वो किराए पे रहता था वो घर तलाशा, वहाँ से वो मिसिंग था। इस आधार पर पुलिस द्वारा उसकी खोजबीन की गई, उसको गिरफ्तार किया गया। उसके द्वारा बताया गया कि नंदा देवी उस दिन जो है दुकान में थी और वो शराब के नशे में, शराब उसने ज़्यादा पी थी, तो वो बीड़ी उधार मांग रहा था, उनके द्वारा नहीं दी गई, तो उसने मन बना लिया कि इसकी हत्या मैं करूंगा और साथ में जो घर में जितना पैसा है वो ले जाऊंगा। रात को 2 बजे वो वाटर पार्क की साइड जहाँ से घर का गेट दिखता था वहाँ दुबक कर बैठ गया। जब उसने देखा वाहनों की आवाजाही खत्म हो गई है तो वो दीवार फाड़ करके अंदर गया और गैलरी में एक 3 उसके पीछे जाके छुप गया। उत्तराखंड के चमोली जिले स्थित विश्व के सबसे ऊंचे गुरुद्वारे श्री हेमकुंड साहिब के लिए बृहस्पतिवार को ऋषिकेश से संगतों का पहला जत्था रवाना हुआ। 15,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब के कपाट 22 मई को खुल रहे हैं। प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में हेमकुंड साहिब ट्रस्ट से हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए जाने वाले 5 प्यारों को सम्मानित कर उनकी अगुवाई में संगतों के प्रथम जत्थे को रवाना किया। इस अवसर पर राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारे में मत्था टेक कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। लक्सर में प्रदेश सरकार द्वारा अब स्वास्थ्य विभाग को 9 से 14 वर्ष के बच्चों का डेटा कलेक्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने डेटा कलेक्ट करने के साथ सर्वाइकल टीके की डिमांड भेजने की तैयारी कर ली है। बता दें, लक्सर शहरी क्षेत्र के साथ स्वास्थ्य विभाग अब गांव देहात पर भी फोकस कर रहा है। साथ ही ऐसे बच्चों का डेटा कलेक्ट कर रहा है जो सर्वाइकल जैसी बीमारी से ग्रसित हैं। स्वास्थ्य विभाग ने डेटा कलेक्ट करने के निर्देश आशा कार्यकर्तियों को दिए हैं, जो अपने क्षेत्रों में घर घर जाकर डेटा कलेक्ट करेंगी। इसके बाद सरकार की योजना को लेकर जिला स्वास्थ्य अधिकारी से सर्वाइकल टीके की मांग की जाएगी। इसके बाद ऐसे सभी बच्चों को घर घर जाकर या सामुदायिक केंद्र पर कैंप लगाकर टीके लगाए जाएंगे। कल सीएमओ साहब द्वारा एक मीटिंग ली गई थी जिसमें बताया गया था कि राज्य से जो अभी हमें सूचना प्राप्त हुई है उसमें 6 साल से 14 साल तक की जो हमारी बालिकाएं हैं उनको सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगेगी। तो अभी जो है उनका डाटा एकत्रित किया जाएगा स्कूल के माध्यम से, आशाओं के माध्यम से और हमारे पास जो RKSK के काउंसलर हैं उनके माध्यम से अभी डाटा तैयार करके पहले डिस्ट्रिक्ट को भेजा जाएगा। उसके बाद में उसका पूरा प्लान बनाया जाएगा। उसके बाद में जो है सर्वाइकल वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी। लक्सर जेके टायर के पूर्व कर्मचारियों ने फैक्ट्री के अधिकारियों पर धोखाधड़ी से बाहर निकालने का आरोप लगाते हुए भूख हड़ताल की चेतावनी दे डाली। पूर्व कर्मचारियों में सुभाष चौधरी की अगुवाई में सैकड़ों कर्मचारियों ने फैक्ट्री से दूर धरने पर बैठे हैं। कर्मचारियों ने टायर फैक्ट्री के अधिकारियों पर धोखाधड़ी करके फैक्ट्री से निकालने का आरोप लगाया है। कर्मचारियों ने हरिद्वार में डीएलसी के यहां दूसरी तारीख पर फैक्ट्री के खिलाफ उपस्थिति दर्ज की है। कर्मचारियों ने फैक्ट्री के अधिकारियों के पास कोई
डॉक्यूमेंट कर्मचारियों के खिलाफ नहीं मिले हैं। वहीं डीएलसी कार्यालय में तारीख पर जेके टायर के अधिकारी बगले झांकने लगे। उन्होंने कहा कुछ अधिकारी पूर्व कर्मचारियों को फैक्ट्री में लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ अधिकारी अंदर खाने विरोध पर उतरे हुए हैं। उन्होंने कहा हमें चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। डीएलसी साहब तो आज थे नहीं, पर उनका सेकंड जो लेबर कमिश्नर है उन्होंने हमारी बात सुनी और बात सुनने के बाद में जो हमारे वकील साहब ने उनसे डॉक्यूमेंट मांगे थे वो उनके पास है ही नहीं, कुछ भी उनके पास साक्ष्य नहीं है। फर्जी तरीके से हम निकाल दिए, इन लोगों ने धोखाधड़ी देकर निकाल दिए। किसी को प्रेशर किया गया कि तुम उड़ीसा भेज देंगे, किसी को बोल रहा है कहीं भेज देंगे और नहीं तो तुम फर्जी कागजों से निकल जाओगे। इस तरीके से इन्होंने दबाव में लेकर हम लोगों को बाहर निकाल दिया। कोई हमारे पास हमारे घर में कोई परमिशन नहीं भेजी, कोई नोटिस नहीं भेजा इन लोगों ने हमारे घर पर, जिससे कोई कि भाई हमारी फैमिली की संतुष्टि है या नहीं है। इनके पास कोई प्रमाणित नहीं है कि हम जो सही तरीके से इन्होंने निकाल ले, सब गलत तरीके से किया गया काम। आश्वासन तो हमें ये मिला है, हमारे जो वकील साहब है उन्होंने ये कहा कि 120% आपका काम होगा। काम इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि 2 बार डीएलसी साहब से पहले भी मीटिंग हो चुकी है और जो हमारे वकील साहब ने इनसे डॉक्यूमेंट मांगे थे वो आज तक भी हैं, दूसरी तारीख पर भी नहीं दे पाई। तो हमें आश्वासन है कि कहीं ना कहीं कंपनी में भी दिक्कत है और जो हम निकाले गए हैं वो अवैध तरीके से निकाले गए हैं और हमारा अगला जो रहेगा जब तक हमारा काम नहीं होगा, यह जो हमारी धरना है यह अनिश्चित काल तक है। जब तक कार्य नहीं होगा जब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारा ये है, हमारा पूर्ण रूप से अपना धरना जारी है। लगभग 2 महीने हो चुके हैं और हमारे जो वकील साहब हैं उन्होंने कहा भाई हम 110% यहाँ से कामयाब हो गए और हमें जो निकाला गया था फर्जी तरीके से निकाला गया था। इन पर जो साक्ष्य मांगा वो आज तक कोई पेश नहीं हुआ। ये दूसरी तारीख थी हमारी, ये आज तक कोई कुछ नहीं पेश कर सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ अपने धरना में हैं और पीछे नहीं हटेंगे। हमने इतना भी कर दिया, आपस में हमारे लड़कों ने सहयोग करके यहाँ अपना भंडारा भी चला रखा है। ये हमें 6 महीने साल भर भी चलाना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।